ध्यान दो आप इंक्लूड करें, ध्यान देना। जितना कुछ लिखा है उसको एकदम एनी हाउ आप ध्यान रखिएगा, इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। ए डॉट बी का सिखाया जिसमें ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या ये सिखा चुके हैं, डॉट प्रोडक्ट क्या वो सिखा चुके हैं, क्रॉस प्रोडक्ट क्या ये पढ़ना नहीं है। क्रॉस में बस इतना ही अंतर है, जैसे कि अभी आपने ए डॉट बी में क्या किया है ना, ए डॉट बी में तुमने मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा लिया था, जहां थीटा को क्या कहा था मैंने, ए और बी के बीच का एंगल है ना। लेकिन अगर पूछे ए क्रॉस बी, इसे बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, इसका एक और नाम वेक्टर प्रोडक्ट भी है। उसके लिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी रहेगा, बट यहाँ कॉस नहीं क्या हो जाएगा, साइन थीटा। बस इतना दोनों अंतर है, वहां कॉस होगा और यहाँ क्या होगा, क्रॉस। आपको पढ़ना है कब 11th 12th में, अभी नहीं पढ़ना है। डॉट भी नहीं पढ़ना है, फिर भी आपको कोई अगर अच्छा बुक रहेगा तो मिलेगा इस टाइप का क्वेश्चन, तो कैसे बनाओगे ये आपको हम शॉर्ट में सिखा देंगे। एंगल का मान याद कर लीजिएगा आप कम से कम कॉस का सारा का, कॉस का याद नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम शायद नहीं बने, ऐसे मान एग्जाम में दिया रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए आगे हम लोग वर्ड का फॉर्मूला प्रूफ करेंगे, क्या बनेगा कैसे बनेगा। देखिए ध्यान से, बिल्कुल सिंपल है। वर्ड का डिफाइंड, वर्ड का फॉर्मूला कैसे बनेगा इसको सब लिखिएगा। मान लो कि बाबू ये सरफेस है, समझो नोट नहीं करना भी, ये एक बॉडी है, इस बॉडी का मास स्मॉल m है। इस बॉडी को तुमने इस रस्सी के सहारे मान लो स्ट्रेच किया है ना, तो रस्सी जो आपका है वो इस सरफेस के साथ जो एंगल बनाएगी उस एंगल को क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। ठीक है, तुमने रस्सी के सहारे पर इस पर क्या लगाया, फोर्स लगाया, तो ये डायरेक्शन किसका हो गया, फोर्स का डायरेक्शन, फोर्स वेक्टर है, एरो इंडिकेट कर दिया। बॉडी यहां था, बॉडी मूव करते करते सपोज करो बॉडी यहां पहुंच गया, मीन्स हम लोग का बॉडी मूव करने के बाद कहां पहुंच गया, इस जगह पर पहुंच गया एफ फोर्स लगाने के बाद। तो यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कवर बॉडी किया ना, यहां से इस एंड से इस एंड तक का डिस्टेंस कवर किया, वो ये क्या इसका हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसको एस कहेंगे। ठीक है, तो बुक के अकॉर्डिंग जो डिफाइन लिखा है उस डिफाइन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला प्रूफ करेंगे। कैसे, ध्यान समझिएगा। देखिए बुक में कहता है वर्क डन बाय बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट, सिर्फ प्रोडक्ट लिखा है, सिर्फ प्रोडक्ट मतलब कौन प्रोडक्ट हो गया, ऑर्डिनरी प्रोडक्ट, एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। दूसरा डिफाइन भी आपको हम देंगे और फिर तीसरा डिफाइन भी देंगे। ठीक है, सेकेंड डिफाइन में कहोगे वर्क डन बाय बॉडी इज defined as is defined as the product of force में यहाँ displacement and force in direction of डिस्प्लेसमेंट के दिशा में। ठीक है, समझोगे ध्यान से, पहले वो क्या बोलना चाह रहे हैं, दोबारा आपको हम बोलेंगे दोनों का मीनिंग क्या है, दोनों में क्या अंतर है, इस चीज को थोड़ा सा आप लोग समझिएगा अच्छे से। देखिए ध्यान से, फिगर्स का हम ड्रॉ कर दिए हैं, फिगर को थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं ताकि दिक्कत समझने में नहीं हो। ये फिगर भी सही है क्योंकि बॉडी को इतना बड़ा नहीं, फिजिक्स में है ना, फिजिक्स में पढ़ोगे आगे क्लास में कि अगर ये सरफेस है, इस सरफेस पर ये बॉडी है, इस बॉडी पर तुमने फोर्स लगाया F, तो बॉडी मूव करने के बाद मान लो बॉडी यहां पहुंच गया, तो बॉडी के द्वारा ये क्या डिस्टेंस कवर्ड है ना। फिजिक्स में क्लास 11th में जाओगे तो आप लोग पढ़ोगे फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री
बड़ी डायग्राम, फ्री बड़ी डायग्राम में किसी बड़ी को हम लोग दिखाते हैं बस पॉइंट से, सिर्फ किससे, पॉइंट से। फ्री बड़ी डायग्राम में बड़ी को दिखाते सिर्फ किससे, पॉइंट दिखाते हैं, ठीक है। वो भर जाओगे क्या? चलो यहां से भी हम लोग एक गिराएंगे परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर को यहां पर दिखा दिया गया, नाम मान लो इसका ए, इस पॉइंट का बी, इस पॉइंट का सी दिया गया। और बड़ी मूव किधर किया, बड़ी मूव इधर क्यों किया ना, हम बोलना क्या चाह रहे हैं इस पर थोड़ा गौर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहे हैं, उसी से आपका प्रूफ बने, ध्यान से सब सुनोगे पहले से। क्या बड़ी पर हम रस्सी, मान लो कि बड़ी है, ये रस्सी बांधे है, बड़ी खींच रहे हैं, क्या फोर्स, सारा फोर्स इधर ही काम कर रहा है क्या? नहीं, फोर्स इधर भी काम कर रहा होगा, फोर्स ऊपर भी काम कर रहा होगा, फोर्स इधर भी काम कर रहा होगा, इधर भी काम कर रहा होगा, सब तरह फोर्स काम कर रहा है, तब तो बड़ी इधर मूव किया नहीं। अगर फोर्स इधर काम सिर्फ करता तो बड़ी ऐसे उठता ना, बड़ी ऐसे जमीन पर चला, बड़ी जमीन पर इसलिए चला चूंकि निश्चित रूप से आपका ये फोर्स इधर काम किया होगा। इसका मतलब फोर्स भले हम लगा रहे हैं ऐसे हैं, बट बड़ी मूव ऐसे कर रहा है, इसका मतलब जरूर इस फोर्स का कुछ प्रभाव इधर भी होगा, नहीं होगा? तो इसका एक कंसेप्ट है कंपोनेंट ऑफ फोर्स। कंपोनेंट मतलब कुछ भाग, कुछ पार्ट है, इसका इधर भी काम कर रहा है, कुछ पार्ट ऊपर भी काम करता है, कुछ पार्ट इसका ऊपर भी काम करता है, ठीक है। कहोगे सर कैसे? एक सबसे अच्छा क्या, मान लो कि आप किसी पत्थर को या किसी बॉल को फेंकते हैं, बॉल फेंकते हैं ना, बॉल फेंकते हैं, देखते हो बॉल ऐसे मूव करता है ना, इसका मतलब क्या होगा, देखो बड़ी बॉल जो आपका है आगे भी बढ़ रहा है ना, बॉल आगे भी बढ़ रहा है और ऊपर भी उठ रहा है ना, इसका मतलब फोर्स इधर भी काम कर रहा है और फोर्स ऊपर भी काम कर रहा है, तब तो बॉल ऊपर भी उठता है और आगे भी बढ़ता नहीं, ऊपर उठ रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है, फोर्स, आप भले बॉल को फेंके ऐसे हैं लेकिन बॉल ऊपर भी उठ रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, मतलब एक्स की ओर भी काम कर रहा है और वाई की ओर भी काम कर रहा है इसका फोर्स, ठीक है। ये फेस का कंसेप्ट है कि आप लगाते हैं जिस दिशा में फोर्स, वो फोर्स सिर्फ उस दिशा में ही नहीं रहता है, उसके अलावा नीचे भी जा सकता है और ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। चलिए हमें डिफाइन के अकॉर्डिंग काम करना है। हम लिखाएं आपको वर्क का डिफाइन, इस पर फिर से एक बार ध्यान देना, बहुत सिंपल इंप्रूव करेंगे। वर्क डन का फॉर्मूला लिखा है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्या लिखा है ना, या प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब उल्टा हो गया ना, मतलब यहां पर प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड क्या लिखा है, फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दोनों सही है, बोथ ऑफ देम आर ट्रू। मतलब फोर्स कितना काम किया किधर, डिस्प्लेसमेंट की ओर इधर, मतलब ना बड़ी का डिस्प्लेसमेंट तो बीसी के अकॉर्डिंग हुआ ना, बीसी के अलोंग हुआ है, तो बीसी के अलोंग कितना फोर्स काम किया उसको निकाल लो, डिस्प्लेसमेंट एस जानते ही हो, गुना करके जो आएगा दैट इज कॉल्ड वर्क, ठीक है। मतलब हमें गुना करना है किसको, या तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट की दिशा में काम किया वो सही है, या फिर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दोनों सही है। लेकिन ज्यादा आसान प्रूफ करना इससे होगा, इसलिए इसको लिखेंगे सेकेंड डिफाइन से, ठीक है। देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ सब जानते हो, एस हुआ ऐसा ना। वर्क क्या है, वर्क को दिखाएंगे डब्ल्यू से, इंटू है, इंटू मींस सिंपल इंटू है, क्रॉस नहीं है, इंटू सिंपल है। फोर्स कितना काम किया जरिए निकालना है ना, ध्यान पूर्वक समझोगे, बहुत सिंपल में प्रूफ करेंगे इसको। देखिए इन राइट ट्रायंगल एबीसी सबको दिखाई पड़ रहा है, एबीसी राइट ट्रायंगल में बोलो कॉस थीटा का फॉर्मूला को ट्राई पे बेस थीटा के लिए परपेंडिकुलर ना, बेस कौन हो गया, बीसी मींस एस, सही है, बाय हाइपोटेनस मतलब क्या, फोर्स हो गया ना, एफ, सही यहां तक है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। चलिए तो बीसी, अब लोग यहां पर ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट तो एस दिख रहा है, फोर्स कितना काम कर रहा है, मतलब फोर्स के दिशा में, डिस्प्लेसमेंट के दिशा में फोर्स कितना काम किया, तो आप इसको ऐसे भी चाहो तो लिख सकते हो, बीसी बाय व्हाट, एबी, सही है। तो बीसी का मान कितना आ गया, एबी कॉस थीटा, सही है।
ए बी का मान क्या दिया हुआ है, एफ कॉस थीटा इक्वल टू कितना, बीसी आ गया ना। इसका मतलब बीसी की ओर जो फोर्स काम किया, कितना काम किया, एफ कॉस थीटा, सही है। इसका मतलब यहाँ फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का कितना पार्ट इधर काम किया, इधर काम किया आपका कितना पार्ट, एफ कॉस थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं को, ठीक है। बस ऊपर वाले फॉर्मूला से ड्राइव किए, वहां पुट कर दिए। डिस्प्लेसमेंट की और कितना फोर्स काम, डिस्प्लेसमेंट बीसी है, बीसी की और कितना फोर्स काम किया, एफ कॉस थीटा। एग्जांपल आपको बहुत बड़े यहाँ पर सामने आपके, मान लो तुमने इधर लगाया फोर्स 10 न्यूटन, कितना फोर्स लगाया, तुम्हारा एंगल मान लो अभी 60 डिग्री पर रस्सी को तुम खींच रहे हो, 60 डिग्री पर रस्सी को तुमने खींचा, तो इधर कितना फोर्स काम किया, इधर काम किया बीसी के अक्रॉस कितना फोर्स, एफ का मान 10, कितना हो गया cos 60 ना, cos 60 का मान काटे कितना 5, इसका मतलब समझ जाना 5 न्यूटन फोर्स इधर काम कर रहा है, बाकी 5 कहाँ काम किया, ऊपर काम किया, समझ गया ना। ये मतलब हो गया कि फोर्स का कितना पार्ट, कितना पोर्शन, कितना भाग डिस्प्लेसमेंट की ओर काम किया, लिख दिया इसको। चलिए सिखाने के पर्पस था आपको, मेन ये है, फिर यहाँ से ये ला दिए फोर्स का कितना पार्ट डिस्प्लेसमेंट की ओर काम किया। क्या 2 गुना 3 को 3 गुना 2 कर सकते हैं, 6 है तब भी ना, तो इसको एफ गुना एस कर सकते हैं, तो इंटू है, ये सिंपल इंटू है। ब्लॉक कल पढ़ाए थे एफ बी वेक्टर, एस बी वेक्टर और थीटा उस दोनों बीच का एंगल है। क्या इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं या नहीं, चूंकि याद कीजिए, याद अभी आप लोग कीजिए क्योंकि पूरा पढ़ाया नहीं, याद नहीं। देखिए ए डॉट बी को पढ़ाए थे आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए को सिर्फ ए करते हैं, सिर्फ ए, ओनली ए, मैग्नीट्यूड बी को सिर्फ बी, ठीक है यहाँ तक। चलिए बोलिए, तो यहाँ पर ए बी कॉस थीटा को ए डॉट बी कर सकते हैं, एफ एस कॉस थीटा को एफ डॉट एस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वर्क का तीसरा फॉर्मूला आ गया, वर्क इज, देखो वर्क इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वर्क का थर्ड और इंपोर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको बता रहा हूं मैं। व्हाट इज वर्क, तो कहोगे वर्क इज डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ स्टैंड्स फॉर फोर्स एंड एस स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट, बस, ठीक है। ये पूरा फॉर्मूला आपको प्रूफ कर दिया। फॉर्मूला आया कैसे, वर्क का जो बेसिक डिफाइन आपके बुक में दिया हुआ है वो सही दिया हुआ है। वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, शॉर्ट कर दिया इसको क्या, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्या बोले, वर्क ए बी की और तुम कैसे कहोगे, वर्क आपका बॉडी जिधर डिस्प्लेस करता है ना, उधर के और वर्क आपको करना है। फिर वर्क का सीजीएस यूनिट क्या होता है, उसके बाद दोनों में क्या रिलेशन है, उसके बाद वर्क मैक्सिमम कब होगा, वर्क मिनिमम कब होगा, वर्क पॉजिटिव कब होगा, वर्क जीरो कब होगा, वर्क नेगेटिव कब होगा, ठीक है। इन सारे पे काम हमको अभी एडजस्ट करना है। चलिए फटाफट सभी ध्यान दोगे, फटाफट स्टार्ट में कर रहा हूं। देखिए सबसे पहले वर्क के बारे में जस्ट कल कहा था मैं, इट इज व्हाट, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। डॉट प्रोडक्ट किसी भी दो वेक्टर का क्या होता है, स्केलर होता है, डिफाइन के अकॉर्डिंग, इससे कहा इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। सेकेंड है इट्स एसआई यूनिट इज, इसका एसआई यूनिट वर्क का, एसआई यूनिट फोर्स, डिस्प्लेसमेंट है ना, फोर्स का क्या पड़ेगा न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट मीटर ना, न्यूटन मीटर, कॉल्ड, इसी को शॉर्ट में कहते हैं हम लोग क्या, जूल कहते हैं, और जिसको दिखाते हैं जे से, ठीक है, बताएगा ना। मतलब वर्क का एसआई यूनिट को एक करा एनएम, वो भी सही है, वर्क का एसआई यूनिट जूल, वो भी सही है, दिखाते हैं जे से इसको। इसका सीजीएस यूनिट, इट्स सीजीएस यूनिट इज, ध्यान देना, वर्क का सीजीएस निकालना है तो फोर्स का सीजीएस पड़े और डाइन पड़े हो ना, फोर्स का सीजीएस के और डाइन को दिखाते हैं डी से, और डिस्प्लेसमेंट का सीजीएस होता है सेंटीमीटर, क्या होता है सेंटीमीटर। डी स्टैंड फॉर व्हाट, डी फॉर मैं फिर बोल रहा हूँ डाइन होता है, फोर्स का सीजीएस यूनिट डाइन होता है, और एक न्यूटन में आप लोग पढ़े होंगे
10 की पावर 5 डाइन। ठीक है, लिखा है पहले इसको ना। 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन मीन्स 1 लाख डाइन होता है। ठीक है, 10 की पावर 5 का मतलब 1 लाख होता है। ठीक है, इट्स सीरियस इज डाइन सेंटीमीटर कॉल्ड, इसको अर्ग कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? डाइन सेंटीमीटर को शॉर्ट में अर्ग बोलते हैं, ERG, बस अर्ग। रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग, जूल एंड अर्ग दोनों में क्या संबंध है? देखो जैसे कि आप लोग पढ़े हैं, सुनिएगा ध्यान रखो। डिस्टेंस का SI पढ़े मीटर, समझो पहले आप, और सीजीएस क्या पढ़े हो? सेंटीमीटर। मास का SI केजी, सीजीएस क्या होता है? ग्राम। उस तरह डिस्टेंस का मीटर है तो सेंटीमीटर सीजीएस है ना, 1 मीटर में 100 सेम कहेंगे। ये हुआ डिस्टेंस का SI और डिस्टेंस का सीजीएस यूनिट के बीच हुआ रिलेशन, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर। उस तरह से बोलो हम लोग क्या निकालेंगे अभी? 1 जूल में कितना अर्ग। ध्यान देना सभी, 1 जूल, 1 जूल होता क्या? 1 जूल, ये वर्क 1 जूल कब होगा? जब फोर्स होगा 1 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 1 मीटर। सही है, जब फोर्स होगा 1 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट होगा 1 मीटर, तो आपका वर्क 1 × 1 आएगा जूल ना। 1 जूल को छोड़ दिया हमको, जूल और अर्ग में चाहिए रिलेशन। 1 न्यूटन में कितना डाइन, अभी जस्ट दिखाए थे, याद करना है, 10 की पावर 5 डाइन। ठीक है, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। सही है, बिल्कुल सही। 1 जूल रह गया, 10 की पावर 5 रह गया, डाइन रह गया, 100 को 10 का स्क्वायर कहेंगे, बिल्कुल सही। 1 जूल रह गया, 10 गुना में जब बेस सेम है तो पावर ऐड करते हैं ना, 5 को कितना होगा? 7 DCM। सही है, डाइन सेंटीमीटर। अब बोलो यहाँ पर डाइन सेंटीमीटर को हम लोग क्या कहेंगे? डाइन सेंटीमीटर को अर्ग बोलेंगे। जब दिखा है ना, डाइन सेंटीमीटर कॉल्ड व्हाट? अर्ग। तो ये आपका 1 जूल में कितना अर्ग? 10 की पावर 7 लाख, 10 की पावर 7 अर्ग, जिसको हम लोग पढ़ते हैं 1 करोड़ अर्ग। ठीक है, 1 जूल में 1 करोड़ अर्ग और 1 डाइन में, 1 न्यूटन में 1 लाख अर्ग। ठीक है, चलेगा ना? ये रिलेशन हुआ, किसके बीच प्रूफ हुआ? जूल और अर्ग। जूल भी क्या है सुनोगे? जूल भी SI यूनिट है वर्क का ही, अर्ग भी यूनिट ही है, बट कौन यूनिट है? सीजीएस। मतलब कि वर्क को हम लोग जूल में ही मापते हैं, अर्ग में ही मापते हैं। अर्ग छोटा है, जूल बड़ा है। ठीक है, क्योंकि हम लोग ऑटो है ना, इसलिए देखो ध्यान रखिए। जूल है ये, 1 जूल में कितना अर्ग बताना था, यहां होता है। वर्क को 1 जूल तब कहेंगे जब फोर्स 1 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर। 1 जूल को 1 न्यूटन गुना 1 मीटर कर दी। ठीक है, 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 टाइम लिखा है, नहीं तो आप याद कर लीजिएगा, दिखा चुके हैं, पहले पढ़ाया इसको इसमें फोर्स वाले चैप्टर में। 1 मीटर में 100 CM पढ़े, तो ये पढ़े सब CM में चेंज क्यों किए? क्योंकि डिस्टेंस का यूनिट SI होता है मीटर, बट सीजीएस क्या होता है? सेंटीमीटर। फोर्स का SI न्यूटन, सीजीएस डाइन, दिखाएंगे D से। 1 मीटर में 100 CM, 100 को 10 का स्क्वायर नहीं कहेंगे। गुना में जब बेस सेम होता है तो पावर जोड़ते हैं ना, क्लास 10 में पढ़े हो गए, 5 2 7 हो गया, DCM रह गया, DCM रह गया। ठीक है, तो DCM किसको कहते हैं? DCM कहते हैं अर्ग को। 1 जूल में कितना अर्ग? 10 की पावर 7। ठीक है, याद है ना? वो ये बिल्कुल इसको अच्छे से याद रखोगे। जूल और अर्ग के बीच रिलेशन, स्केलर कौन है, वेक्टर कौन है, दोनों में क्या रिलेशन है, और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको और रख रहा हूं, इस पर भी गौर कीजिए। देखिए, 1 जूल और 1 अर्ग, मैं पूछूंगा कहीं से भी, बताओ इस दोनों का रेशियो कितना बाय कितना होगा? कोई बोल सकते हैं? एनीवन? व्हाट इज द रेशियो ऑफ 1 जूल बाय 1 अर्ग? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग, थोड़ा प्रयास और करिए।
1 जूल को 10 पे पावर 7 अर्ग लिखा है, फिर जस्ट अभी हम प्रूफ किया ना, ध्यान दो 1 जूल रह गया, ध्यान देना, बस बन गया ये 10 पे पावर 7। कुछ गलती बोले आप लोग, इस 10 पे पावर 7 को 10 पे पावर 7 गुना 1 अर्ग नहीं बोल सकते हैं। अरे 1 गुना 10 पे पावर 7 इतने में रहेगा, 5 गुना 1 5 ही होता है। देखिए यहाँ से गुना में ये भाग में आएगा, 1 जूल बाय 1 अर्ग में कितना आया बचा 10 पे पावर 7, नीचे में पूछना तो क्या है 1, इसका आंसर कितना होगा 10 पे पावर 7 बाय 1, जिसको आप लिख सकते हैं 10 पे पावर 7:2। ठीक है, समझ गया ना। फिर कोई आपसे बंदा पूछ सकता है बताओ 1 अर्ग बाय 1 जूल कितना होगा, तो क्या बोलोगे 1 रेज टू 10 पे पावर 7, जिसको हम लोग कहेंगे 1:10 पे पावर 7। ठीक है, फिर इसके बाद एक और सवाल है, बिल्कुल आसान है, ध्यान दीजिएगा। कोई पूछे 1 जूल और 1 अर्ग, इनमें से कौन सा सिंबल सही है, लेस मोर बराबर, क्यों सही है पहला, क्योंकि 1 जूल में 10 पे पावर 7, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, बड़ा मीटर के बड़ा सीएम, हम अकेला इस तीनों के सम के बराबर हैं, हम बड़ा हो गए ना, नहीं हो गए, लेकिन इक्वल टू का साइन, ये 3 ऑप्शन दिया, इक्वल टू है कहाँ, 3 ऑप्शन है, ये तीनों में कौन साइन सही है, ये सही है ना, गलत ही गलत है। हाँ वो इक्वल 10 पे 7 लिखा हुआ है, यहाँ 10 पे 7 लिखा हुआ 1 है सिर्फ। कितना जूल होगा, हाँ 1 अर्ग में 10 पे पावर -7 का तो हो जाएगा। तो फिर वैसे अगर रेशियो निकालेंगे तो 1:1 आ जाएगा। कहाँ पर बोलो क्या करें, 1 अर्ग बाय 1 जूल, 1 अर्ग में कितना 10 पे पावर -7 होता है, नीचे आएगा क्या होगा 7 होगा, इतना जूल बाय जूल कट गया, 1 पे पावर इतना नहीं आएगा, नहीं गया तो अभी तक। एक जूल में 10 पे पावर 7 अर्ग है, 1 बाय 10 पे पावर 7 जूल में 1 अर्ग नहीं कर सकते हो, 10 पे पावर ऊपर गया, कितना हो गया -7, 1 अर्ग में इतना नहीं पूछते हैं, 1 अर्ग में कितना जूल जूल कट गया, 10 पे पावर -7 नीचे आएगा, +7 होगा। ठीक है, चलिए तो आप इस सब चीज को ध्यान रखिएगा। एक अभी 2 चीज आपको 3 चीज बना आप सीख गए, एक तो ये, एक ये, उसके पहले आपको मैं 1 जूल में 10 पे पावर 7 अर्ग लिखाया था ना, अब 1 अर्ग में कितना जूल का हो गया 10 पे पावर -7 जूल। ठीक है, बस इन सारी चीज को आप ध्यान रखिए, रटना कुछ नहीं, बस इसको ध्यान रखो, सब अपने आप निकल जाएगा। नहीं तुम लोग करते क्या, आप सबको रट लेते हो, ऐसा चीज पकड़ो कि उसको आप याद रखिए, सब अपने आप निकाल सकते हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फटाफट लिखिए इसको। अभी वर्ड का फॉर्मूला हमने दिखाया था FS cos थीटा, ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे वर्क डिफाइंड कब है, तो बोलना पड़ेगा, समझोगे पहले, वर्क इज डिफाइंड मीन्स वर्क का मान निकल पाएगा, निकल सकता है, वक्त तुम निकाल सकते हो। आई डेवलप मतलब इफ एंड ओनली, थीटा इज फ्रॉम 0 to 180। तुमको पढ़ना है कि वर्क का मान तभी निकल पाएगा जब आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 0 डिग्री से लेकर के कहां तक हो, उससे बड़ा नहीं हो, ना 0 से कम हो। 0 से कम निगेटिव एंगल होता है, निगेटिव एंगल भी होता है, पढ़ना आपको नहीं, एंगल निगेटिव भी होता है, एंगल पॉजिटिव लगता कल कहे थे क्या, एंगल पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, 0 भी होता है, बड़ा भी होता है, और बहुत आगे तक होता है। पढ़ने का आपको 0 से 180 तक ही डिफाइंड है। देखिए बात नहीं सुनोगे, शांत रहोगे, आप
अगर टेबल कल का देखिएगा 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक में जितना भी कॉस का मान सब पॉजिटिव है। इसका मतलब केस 1 में हम लोग कह सकते हैं जब कॉस पॉजिटिव है 0 से 90 के बीच ना, तो कहेंगे हम लोग वर्क इज पॉजिटिव व्हेन थीटा इज एक्यूट। एक्यूट मतलब 90 से, सही है, 90 से कम। 90 पे तो 0 हो जाएगा ना, 0 ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। केस 2 पाइए, केस 2 में कहोगे सर वर्क इज निगेटिव व्हेन थीटा इज ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज मीन्स 90 से ज्यादा। देखो इस केस में इसका मीनिंग बाबू ये हो गया कि थीटा का मान 90 से कम हो। इस केस में मीनिंग हो थीटा का मान 90 से बड़ा हो। और एक तीसरा और आखिरी केस है कि वर्क इज व्हाट 0 व्हेन थीटा इज साइलेंटली 90। साइलेंटली मतलब चुपचाप 90 हो जाए, ठीक है, याद रहेगा ना। थीटा का मान पॉजिटिव, वर्क पॉजिटिव कब होगा जब थीटा एक्यूट 90 से कम, एक्यूट ऑब्ट्यूज रहेगा तो वर्क नेगेटिव और 0 में 90, ठीक है। चलिए अब आएंगे उसके बाद वर्क मैक्सिमम कब होगा, वर्क मिनिमम कब होगा। इंतजार कीजिएगा अगले वीडियो।